हाँ दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो पहला टॉपिक आप कह सकते हैं, पहला जो पॉइंट था आपका आवेश, उसके बारे में आपको बता दिया गया है। इसके पहले वाले जो क्लास हुई थी उसमें आवेश के बारे में बता दिया गया था कि आवेश क्या होते हैं, कैसे आवेश आता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट, मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अभी जो बताना रह गया था उसके बारे में आप जान लें कि अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये बैटरी है, अब चूंकि इसके पास एनर्जी रहती है, दैट्स मीन इलेक्ट्रॉनों को कहीं न कहीं ये मतलब फ्लो करवाती है, इलेक्ट्रॉनों को एक प्रकार से बल देती है और इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे मूवमेंट करते हैं उसके बारे में आप, अभी मैं स्लाइड जो लगाने जा रहा हूं उसके बारे में आप देख लें। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है उसके बारे में आप जान लें, देख लें। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे हमने बैटरी लगाया तो क्या है, ये बैटरी हमने लगाया, तो इसमें पाया ये कि जो हमारी बैटरी में एनर्जी स्टोर है वो क्या कर रही है कि इलेक्ट्रॉनों को मतलब एक प्रकार से बल दे रही है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इधर से निकल रहे हैं और सीधा जो है कंडक्टर के माध्यम से होते हुए इसको, मतलब जो ये इक्विपमेंट यानी आपका जो बल्ब बल्ब जो लगा है उसको कहीं कहीं एक प्रकार से ऑपरेशन करते हुए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें आ रहा है, पुनः जो यहाँ से निकल रहा है। इस तरीके से ये जो सर्किट आपकी क्लोज हो रही है और ऑपरेशन भी हमारा कहीं न कहीं मुकम्मल हो रहा है या पूरा हो रहा है। तो यही चीज इसमें बतानी रह गई थी कि इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार हो रहा है, उसके बारे में आप इसमें देख लें। कि किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों का मतलब इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जो है प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक ना। यानी कि माइनस से निकलेंगे आपके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस जो प्लेट होती है उस पे कहीं कहीं माइनस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे माइनस आवेश होते हैं, तो जब माइनस माइनस मिलेंगे क्या होगा, प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि रिपल्सन जब फोर्स लगेगा यहाँ से, जब ये रिपल्सन फोर्स लगेगा तो कंडक्टर के माध्यम से होते हुए प्लस की तरफ आकर्षित होंगे और यानी कि एक चक्कर जैसे ही मुकम्मल होगा, आप कह सकते हैं जैसे ही सर्किट ये क्लोज है तो उसमें करंट प्रवाह होना जारी हो जाएगा, ठीक। तो आइए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो किस प्रकार होता है। आपने अभी पीछे देखा जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है वो माइनस प्लेट से निकलकर प्लस प्लेट की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन आपके जा रहे हैं, लेकिन जो करंट प्रवाहित होती है, आप कह सकते हैं जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत माना गया है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत क्यों माना जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके कहीं कहीं विपरीत लगता है। मैंने पिछला मैंने क्लास लिया था उसमें यह बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत धारा क्यों मानी जाती है, तो उसका जो बेसिक रीजन था वो W/E बराबर होता है W/Q। यही मेन रीजन है इसका, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं वो कहीं न कहीं इसके विपरीत लग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत लग रहा है। यानी जो हमारी करंट प्रवाहित होगी वो प्लस से लेकर माइनस प्लेट की तरफ, यानी प्लस प्लेट से लेकर माइनस प्लेट की तरफ जो हमारी करंट है वो प्रवाहित होगी, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहां से धारा निकल रही है, जो हमारा इक्विपमेंट लगा उसमें होते हुए पुनः जो है आप इसमें बैटरी में देख सकते हैं, पुनः आ रही, फिर यहां से निकल रही,
फिर जो है इधर से आ रही है, फिर इसमें हो रही, मतलब इस तरीके से चक्रण इसका चलता रहता है, इस तरीके से इसका चक्रण चलता रहता है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत ही आवश्यक जानना है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो आप पढ़े होंगे कि आई बराबर जो होता है आपका क्यू बटे टी के। ठीक, क्यू की बात की जाए, एक गुलाम में होता है, और टी आपका चूंकि समय है तो सेकेंड में रहेगा आपका। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट बनती है आई बराबर गुलाम प्रति सेकेंड। गुलाम प्रति सेकेंड इसकी यूनिट है। इसको एम्पियर भी बोला जाता है, इसको आप देखेंगे एम्पियर भी बोला जाता है। ठीक ना, इसको कहीं कहीं एम्पियर भी बोला जाता है, कहीं क्या, अगर गुलाम प्रति सेकेंड लिखा है तो वहां आपको एम्पियर जरूर मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं एक एम्पियर की। 1 एम्पियर क्या होता है, जैसे आई बराबर क्यू बाई टी आपका है, क्यू बराबर आप 1 गुलाम ले सकते हैं, और टी बराबर आप 1 सेकंड ले लीजिए, 1 सेकंड ले लीजिए। क्या होगा, तो इसकी जो परिभाषा बनी 1 एम्पियर की, किसी भी परिपथ में 1 सेकंड में 1 गुलाम अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं, उसको हम 1 एम्पियर बोलेंगे। यानी आई बराबर जो हो जाएगा आपका, आई बराबर जो होगा आपका, आई बराबर आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक ना, ये 1 एम्पियर की परिभाषा है, इसी को 1 एम्पियर भी बोला जाता है। ठीक, कभी कभी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मान पूछ लेता है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चूंकि आपके आईटीआई सिलेबस में इसके बारे में बताया गया है कि इसकी स्पीड क्या होती है, तो आप लिख ले जो प्रकाश का वेग होता है, जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है, वही आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का वेग होगा। ठीक ना, और इसका जो मान होता है आपका 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मान होता है। ठीक ना, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में आप जान लें। जैसे कोई भी आपके पास कंडक्टर है, या आप कह सकते हैं कोई भी आपके पास सर्किट है, तो हम देखते हैं उसमें जो हमारा पोटेंशियल लगता है, आप कह सकते हैं जो विद्युत वाहक बल लगता है, इसको हिंदी में विद्युत वाहक बल भी बोला जाता है। तो कहीं न कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में, या आप कह सकते हैं 1 प्लेस टू अनदर प्लेस, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। दैट मीन इसमें कहने का हमारा मतलब ये है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है आपका, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से, या आप कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना हमारा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी जिस बल के जरिए इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आया, देखिए
इसमें क्या होता है कि हमने एक पोटेंशियल लगाया, यानी कि एक विद्युत वाहक बल लगाया, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना स्टार्ट हो गए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना स्टार्ट हो गया। यही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक ना। अब बात करते हैं आगे, इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट जो होती है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है बोल्ट होती है। ठीक ना। क्या होती है? बोल्ट। इसकी यूनिट बोल्ट होती है। ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं आपका रजिस्टर। रेजिस्टेंस का नाम सुने होंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, उससे पहले आपको रजिस्टर जानना बहुत जरूरी है कि रजिस्टर क्या होता है। तो इसका जो क्या नाम, इसको जो डिफाइन किया गया वो इस प्रकार है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व या कंडक्टर अगर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रखता है, अगर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड कहते हैं, या कहते हैं रजिस्टर्ड। यानी अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, जैसे आपका नाम है, कोई नाम आपका, मान के चलिए आपका सुरेश नाम है, सुरेश आपका नाम है, तो सुरेश कहीं कहीं रजिस्टर को दर्शाता है। और आपके अंदर जो क्वालिटी रहती है, आपके अंदर जो क्वालिटी रहती है, वो रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। ठीक ना। वो किसको प्रदर्शित करता है? रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। तो आइए बात करते हैं आगे, रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले इसमें क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसी भी परिपथ में, या कैसे कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारी करंट प्रवाहित हो रही है, उसके मार्ग में जो अवरोधक उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हिंदी में प्रतिरोध भी बोला जाता है। इसको हिंदी में प्रतिरोध भी बोला जाता है। ठीक ना। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको आर से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है ओम होती है। ठीक ना। ओम। इसको ग्रीक अक्षर, मतलब इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। इसको आप पढ़े होंगे, ओम का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक ना। अब 1 ओम क्या होता है उसके बारे में जान ले आप। जैसे V बराबर आपने पढ़ा I इंटू आर, I इंटू आर होता है V बराबर। अब चूंकि हमको R का यानी 1 ओम को पता करना है, तो V बटे I हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा। तो किसी भी परिपथ में या किसी भी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए अगर 1 वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा 1 ओम कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। यानी किसी भी कंडक्टर या परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए 1 वोल्ट की अगर आवश्यकता है, तो हमारी क्या कहलाएगी? 1 ओम, यानी 1 ओम कहलाएगा।
ठीक ना। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, रजिस्टर, सॉरी रेजिस्टेंस ये दिखाया गया है। कई प्रकार के होते हैं इसमें, जैसे देखे होंगे लाल होता है, फिर ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, फिर आपका और भी तमाम ऑरेंज होता है, येलो होता है, तो सबका अलग अलग मान होता है। जैसे अगर रेड की बात की जाए, रेड की बात की जाए अगर, तो इसका कुछ मान अलग होता है। ब्लैक की बात की जाए तो उसका कुछ मान अलग होगा। ब्लू की बात की जाए तो उसका कुछ मान अलग होगा। तो मैंने आपके चैप्टर में देखा ये सब चीजें जो है थोड़ा सा आगे चल के आपको मतलब मिलेगी ये चीजें। अगर लेकिन इसकी बात की जाए कि इसका मान कितना होता है, तो ब्लैक की बात की जाए तो इसका मान 0 होता है, और अगर ब्लू की बात की जाए तो इसका मान जो है 1 होता है। ठीक ना, कितना होता है, 1 होता है। और इसका कहीं कहीं वेरिएशन के हिसाब से भी इसमें और ऐड होते हैं। जैसे अगर कोई इसमें और कलर मतलब अगर है तो उसमें कहीं कहीं रेजिस्टेंस जुड़ते चले जाते हैं, उसमें रेजिस्टेंस जुड़ते चले जाएंगे। चूंकि आपके चैप्टर में है नहीं अभी, लेकिन अब जब आगे पढ़ेंगे, जब डिप्लोमा या बीटेक करेंगे, तो कहीं कहीं ये चीजें मिलेंगी आपको कि रेड का मान कितना होता है, ब्लैक का। लेकिन कहीं कहीं बहुविकल्पी कभी कभी पूछ देता है कि भाई रेड का मान कितना है, अगर उसमें जो ब्लू मिलाया जाए तब कितना मान होगा। ये सारी चीजें हैं इसमें। और ये जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं कई प्रकार के होते हैं। आपका फिक्स रेजिस्टेंस होता है आपका, फिर आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। सारे रेजिस्टेंस के जो भाग हैं, तो फिक्स में क्या होता है कि कोई भी अगर मान चलिए एलिमेंट है इस तरीके से अगर दिया गया है, तो उसका अगर 10 ओम है तो वो कहीं कहीं फिक्स होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो वेरिएबल में क्या होता है, इसमें एक हम एरो लगाते हैं, तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, अगर मान के चलिए 20 ओम का रेजिस्टेंस ये लगा है, तो हम अपने अनुसार इसको चेंज भी कर लेते हैं, अपने अनुसार इसको चेंज भी कर लेते हैं। ठीक, ये तो हो गया रेजिस्टेंस की बात है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मुझे लगता है कि आप लोग ये सारी चीजें जो मैंने बताया आपको मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं आगे, यूनिट ऑफ, सॉरी पहले कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंडक्टेंस, आप इसका नाम सुने होंगे कि कंडक्टेंस होता क्या, सबसे पहले उसको जान लें कि इसका बेसिकली जो इलेक्ट्रीशियन में इस्तेमाल क्या है। तो आप देखे होंगे जो आपके इंसुलेटर होते हैं बड़ी बड़ी लाइनों में, आप देखे होंगे कुछ इस तरीके से साइकिल इंसुलेटर या फिर पिन टाइप इंसुलेटर बनाए जाते हैं। ठीक ना, और आपका यहाँ कंडक्टर होता है, ऐसे कंडक्टर जाते हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस एरियाज में, इस एरिया में आप कह सकते हैं इस क्षेत्र में कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनों का, या आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज का, यहाँ पे मतलब फ्लो ऑफ चार्ज कहीं कहीं आपको यहाँ दिखाई देंगे। दैट्स मीन ये फ्लो ऑफ चार्ज कहां से आए, चूंकि ये तो इंसुलेटिंग मीडियम है। जो इंसुलेटर होता है हमारा पिन टाइप या साइकिल टाइप या साइकिलर टाइप, ये जो मतलब इंसुलेटर होते हैं, इसमें तो आवेश प्रवाहित होना नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो है आयनाइज्ड होकर जो हमारी जितनी भी गैसें हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन होगा, जैसे हमारे इन्वायरमेंटल में कई प्रकार की गैसें हैं, तो सबसे जो ज्यादा है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपका हाइड्रोजन है। तो सारी चीजें चूंकि इनका फोर्स इतना ज्यादा होता है, अब 132 केवी की लाइन है, अगर 132 केवी की लाइन है, तो क्या होगा कि इसको इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा इसमें फोर्स रहता है कि ये सारी चीजों यानी जितने गैस हैं इनको क्या करता है, आयनाइज कर देता है। यानी आपका नाइट्रोजन जो है उसको आयनाइज कर देगा, ऑक्सीजन उसको आयनाइज कर देगा, यानी फॉर्म में तोड़ देगा, उनको पकड़ पकड़ क्या करेगा, मरोड़ देगा, तोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये चीजें जो है एक कंडक्टिंग मीडियम का व्यवहार करने लगती है, कंडक्टिव मीडियम का व्यवहार करने लगती है। अर्थात इसमें कहीं कहीं करंट जो है आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, कहीं कहीं इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। यानी अगर देखा जाए तो इसकी जो परिभाषा बनी वो इस प्रकार बनी, किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम पर जो सरफेस पे धारा बहती है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की।
यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की, कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो चूंकि ये जो कंडक्टेंस होता है आपका, वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक ना, जी से डिनोट करते हैं। और जी बराबर होता है 1/r, 1/r होता है। तो इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो जी बराबर 1/r का आपने पढ़ा ओम, या आप इसको जी बराबर 1/r वेयर r ओम ओम, तो इसकी यूनिट ए हो जाएगी आपकी जी बराबर 1/ओम। इसी को महो भी बोला जाता है, इसी को महो भी, यानी कि कंडक्टेंस की जो यूनिट बनी आपकी वो महो बनी, ठीक ना। इसको ग्रीक अक्षर कुछ इस प्रकार से इसको डिनोट किया गया। यानी महो का जो सिंबल बनाया गया सही तरीके से बना नहीं है। इसी को महो भी बोलते हैं। और इसका जो सिंबल बना इस प्रकार से बना, ठीक ना। यानी कभी कभी इसका सिंबल भी पूछ देता है कि इसका सिंबल क्या है, तो आपका सिंबल ये बनता है इसका महो का। अब इसको कहीं कहीं आप देखेंगे सीमेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीमेंस भी बोला जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक मतलब क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि सीमेंस किसका मात्रक है या किसकी यूनिट है, तो आपका कंडक्टेंस की। किसका मात्रक है, कंडक्टेंस का मात्रक है ये। ठीक, इसको जी से ही प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ जी लिख लीजिए। आगे देखते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में आप जान लें। जैसे कोई भी एलिमेंट अगर अर्थ पे रखा है या पृथ्वी पे रखा है तो उस पे कौन सा फोर्स आता है, उस पे कौन सा फोर्स आता है, तो आप एक फोर्स का नाम सुने होंगे गुरुत्व बल का, यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस का नाम आप सुने होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कोई भी बल, जैसे मान के चलिए मैं अगर पृथ्वी पे खड़ा हूं तो हमारे ऊपर एक ऑटोमेटिक एक बल लगता है जिसका नाम क्या है, गुरुत्व बल। क्या नाम है, गुरुत्व बल नाम है इसका। उसी प्रकार से अगर कोई बस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखी है तो उसमें क्या आएगा आपका, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो इसकी जो परिभाषा बनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो इस प्रकार है कि मान के चलिए अगर कोई दो बिंदु ए और बी है और यहाँ पे +Q1 आवेश का एक चार्ज रखा है और यहाँ पे +Q2 आवेश का एक चार्ज रखा है, तो जाहिर सी बात है इस आवेश को हमको अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे अगर ट्रांसफर करना है तो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की यानी ऊर्जा की कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होगी, यानी हमें कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा इस आवेश को दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो क्या होता है
कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, या आप कह सकते हैं एकांक पॉजिटिव आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो वर्क करते हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी आप जब कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास ऊर्जा रहेगी तभी काम करेंगे। तो इसको जो डिनोट किया गया आपका V से डिनोट किया गया, V बराबर हुआ आपका W, V बराबर आपका बना W बाई प्लस क्यू के। चूंकि प्लस चार्ज की बात हो रही है, आपको प्लस लिखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि यहाँ पे आप प्लस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए पॉजिटिव आवेश पॉजिटिव पोटेंशियल के बारे में, तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में आप जान लें। तो पॉजिटिव पोटेंशियल वो होता है जो, क्योंकि हमारी जो बैटरी होती है उसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो आप देखेंगे इसका जो सिंबल बना कुछ इस तरीके से, यानी जो करंट हमारी प्रवाहित हुई कुछ इस तरीके से प्रवाहित हुई, यानी पॉजिटिव प्लेस से हमारी करंट जो है प्रवाहित हो रही है। तो इसमें किताब में ये बताया गया कि जो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो अर्थ से ऊपर की तरफ आता है, अर्थ से ऊपर की ओर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं। वही चीज अगर रिवर्स हो जाए, आप देखेंगे चूंकि रिवर्स होके पुनः आता है ना पृथ्वी में, पुनः पृथ्वी में रिवर्स होके आता है, तो यानी पृथ्वी से जब अंदर की तरफ आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं यही आशा करता हूं कि पॉजिटिव पोटेंशियल किसे कहते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल किसे कहते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम आप यूनिट ऑफ, सॉरी इसके पहले आप इसके पहले आप जो है इसका मात्रक देख लें, इसकी यूनिट क्या होती है उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है आपका वोल्ट, ठीक ना, ये आप इसको यहां लिख लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चूंकि आपने पढ़ा B बराबर W बटे प्लस क्यू के, इसको जूल में इसकी यूनिट होती है और इसका गुलाम में, इसका गुलाम में होता है। तो इसकी जो यूनिट बनी आपकी B बराबर आपका जूल प्रति कूलम, ठीक ना, इसकी जो यूनिट बनी जूल प्रति कूलम, और इसी को वोल्ट भी बोलते हैं, इसी को वोल्ट भी बोलते हैं। हाँ, कभी कभी डिफरेंसेस पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ, अभी कुछ समय पहले जो मैंने आपको पढ़ाया ईएमएफ के बारे में, इन लोगों में थोड़ा सा डिफरेंसेज ये है, क्योंकि उसकी भी यूनिट जो
होती है, बोल्ट होती है, और इसकी भी यूनिट जो है बोल्ट होती है। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंसेस ये होता है कि जैसे आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो कहीं न कहीं एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका, मान के चलिए मोटर है, आपका मोटर है, तो जाहिर सी बात इसमें स्टेटर बाइंडिंग होगी, और ये आपका रोटर है, तो ये आपका रोटर बाइंडिंग होगी। तो जैसे ही हम सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई जैसे देते हैं, तो इसमें आरएमएफ उत्पन्न होता है, आरएमएफ उत्पन्न होता है। तो जाहिर सी बात रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात इसको काटेगा, इसमें जब काटेगा तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। फ्लक्स के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका नाम है, फैराडे लॉ ने एक बताया था कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अंदर उत्पन्न हो रहा है, ये ईएमएफ जो आपका है वो मतलब अंदर उत्पन्न हो रहा है, जबकि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंसेज है, आप कह सकते हैं जो वोल्टेज आपका है वो टर्मिनलों पे प्राप्त होता है। जैसे कोई बैटरी आपके पास है, आपके पास कोई बैटरी है, जैसे ये आपका मान के चलिए कोई लिक्विड है H2SO4, तो इसमें 2 छड़ें हम डालते हैं, एक आपकी प्लस छड़ होती है, एक आपकी नेगेटिव छड़ होती है। तो कहीं ना कहीं इसको आयनाइज करेगा, तो यहाँ पे जो यानी टर्मिनल पे जो आपका वोल्टेज प्राप्त होता है, वोल्टेज प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंसेस या पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जो ईएमएफ होता है वो क्या नाम, बैटरी के अंदर या फिर जो मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर उत्पन्न होता है। तो आप यहां से ये देख सकते हैं कि जो आपका ई होगा ऑलवेज ग्रेटर देन वी, ऑलवेज ग्रेटर देन वी होगा, यानी इसका जो मान होगा हमेशा जो है वी से बड़ा होगा। ये आप हमेशा जो है ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो है इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं कि ये बताइए कि जो इंटरनल आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या उसका मान जो वोल्टेज से ज्यादा होता है? तो आपका आंसर होगा हाँ में, आपका आंसर हमेशा हाँ में होगा, चूंकि वो बैटरी के अंदर उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ जो उसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा वोल्टेज से ज्यादा होगी, यानी आपके जो टर्मिनल पे प्राप्त होंगे उससे कहीं न कहीं ज्यादा होगी। ठीक ना, ये डिफरेंसेस होते हैं इसके। ठीक, तो इसकी यूनिट की भी बात हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल की भी बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में। पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में देख लीजिए। विभवांतर, इसको हिंदी में विभवांतर बोला जाता है। आप डायग्राम ये देख रहे होंगे, इसमें 8 वोल्ट 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, और ऊपर वाले में देख ले सकते हैं कि 18 वोल्ट और 15 वोल्ट की 8 ही वोल्ट है। तो इसको समझते हैं क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंसेस। जैसे मान के चलिए कोई आपके पास 2 बिंदु है, ठीक ना, इस पे हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई और इस पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई। अब चूंकि हमको करंट को इस कंडक्टर में प्रवाहित करना है, यानी अगर इस कंडक्टर की बात की जाए, अगर हमने पोटेंशियल लगाया है यानी वोल्टेज लगाया है, तो दैट्स मीन उस कंडक्टर में कहीं ना कहीं करंट प्रवाहित होगी। अब किस दिशा में प्रवाहित होगी? जो ज्यादा रहेगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, वही बोस कहलाता है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है उसी की दिशा में प्रवाहित होगी। अब जाहिर सी बात है, अगर इसका डिफरेंसेस देखा जाए, तो 5 वोल्ट का डिफरेंसेस आपको मिल जाएगा। मान चलिए इसका कुछ रेजिस्टेंस है, अगर मान चलिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें, तो इसमें जो आपकी धारा प्रवाहित होगी, तो आप देखेंगे धारा V बटे R होता है, यानी 5 बटे 1 हो जाएगा, यानी 5 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही। अब किस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, कहां से कहां तक ये जाएगी, किस दिशा में प्रवाहित होगी, उसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 10 वोल्ट जो आपकी बैटरी लगी, 10 वोल्ट की जो बैटरी लगी, वही आपका बोस कहलाएगा।
वही आपका बोझ कहलाएगा। तो दैट्स मीन जो हमारी करंट प्रवाहित होगी, यानी जो 5 एम्पियर की आपकी धारा प्रवाहित हो रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में आपकी प्रवाहित होगी, यानी जो डायरेक्शन करंट की है वो ए से बी की तरफ है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। दैट्स मीन ये इलेक्ट्रॉनों को कहीं न कहीं बहाएगा, यानी आपको जब बहाएगा तो जाहिर सी बात है करंट प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मेन मोटो हमारा ये होता है कि इसमें कहीं न कहीं दो हमारे जो पोटेंशियल लगे रहते हैं उनके डिफरेंसेस की वजह से जो करंट प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियल डिफरेंसेस या हिंदी में विभवांतर भी बोला जाता है। तो इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट जो आपने पढ़ा, जो पोटेंशियल की यूनिट होती है उसकी भी यूनिट वही होती है। तो V बराबर आपने पढ़ा, V बराबर आपने पढ़ा, तो जैसे थोड़ा सा और समझ लें इसमें, जैसे A और B है, अगर मान चलिए यहाँ पे वोल्टेज V है और यहाँ पे वोल्टेज V भी, ठीक ना। तो अगर मान चलिए V इज ग्रेटर देन VB, तो आपकी जो क्या बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस, जो आपकी मेन वोल्टेज होगी वो ये होगी VAB बराबर VA माइनस VB, ठीक ना। ये फार्मूला होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज निकालने का, ठीक। अब इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आपकी वही होती है जो W प्लस Q, यानी जूल प्रति कूलम, या इसी को वोल्टेज भी बोला जाता है, वोल्टेज भी बोला जाता है, ठीक ना। वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। आप देख रहे होंगे इसमें जो निकाला है, यानी अभी मैंने जो बताया VAB के मान, तो 8 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो VAB का मान जो आप कैसे निकालेंगे, VA माइनस VB करेंगे, चूंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो जैसे ही माइनस करेंगे, यानी 8 माइनस 5 करेंगे तो आपका 3 वोल्ट आएगा, ठीक ना। ऐसे ही सब में किया गया है। जैसे 3 वोल्ट है, यानी कि इस कंडक्टर में अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर एक फैक्ट निकल के आया कि अगर वोल्टेज समान है, अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस समान है, तब इस कंडक्टर में धारा बहेगी या नहीं बहेगी। तो आप देखेंगे इस कंडक्टर में धारा क्या है, शून्य है, यानी कि VAB यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस 0। तो जब पोटेंशियल डिफरेंसेस 0 हो जाएगा तो इस कंडक्टर में जो प्रवाहित होने वाली धारा है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दैट्स मीन आप देखेंगे तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, अगर अब 0 हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इसमें किसी भी प्रकार की धारा नहीं प्रवाहित होगी। आप अगर देखेंगे इसमें 6 माइनस 2 किया है, तो चूंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी आप अगर वोल्टेज निकालते हैं तो जो बड़ा होता है उसको घटाते हैं, तो क्या होगा, आपका VA बड़ा है तो माइनस करेंगे VB। अब माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात पहले से इसमें माइनस लगा है, पहले से ही इसमें माइनस लगा है, तो पहले से माइनस लगा तो दैट्स मीन इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +6 माइनस -2 क्या हो जाएगा, +8 वोल्ट के। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक ना। ये हो गया। ऐसे सब में निकाला गया है, जैसे आप देखेंगे रो के जरिए निकाला गया, कॉलम के जरिए बना के जो है इसको दर्शाया गया है। इसमें देखेंगे 8 वोल्ट, 3 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट, तो इसका जो रिजेक्टेंट आता है वो 3 वोल्ट है, रिजेक्टेंट जो आया आपका 3 वोल्ट आया, फिर इसका 6 वोल्ट, इसका -2 वोल्ट, वही चीजें हैं। तो इसको जो रो के जरिए आपको दिखाया गया, सॉरी कॉलम के जरिए जो दिखा दिया गया है, ठीक ना। और माइनस हमेशा जो है इस जो आपकी एक्स लाइन रहती है हमेशा नीचे जो है दर्शाया गया है, हमेशा नीचे उसको जो दर्शाया जाता है कि -2 वोल्ट जो है हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं।
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है आपका, आप देखे होंगे ये जो फिगर दिखाया गया है इसके बारे में आप समझेंगे तभी आप जान पाएंगे डायरेक्ट करंट क्या होती है। किसी भी समय, जैसे मान चलिए ये आई है हमारा जो करंट है, हमारी जो करंट है उसके बारे में आप जान लें। ये जो आई है हमारा, ठीक है, आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ये जो हमारी करंट क्या है कांस्टेंट बनी हुई, यानी उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है कहीं भी। आप देखेंगे अगर मान के चलिए आपने 0 सेकंड पे देखा तब भी अगर मान के चलिए 5 एम्पियर है तब भी 5 एम्पियर रहेगी। अगर आप 10 सेकंड बाद देखेंगे, सपोज अगर मान के चलिए टोटल जो है इसका जो समय लगा 10 सेकंड, तब भी यहाँ देखेंगे तो 5 ही सेकंड आपको, सॉरी 5 ही एम्पियर मिलेगा आपको, 5 ही एम्पियर मिलेगा आपको। यानी वो कहीं ना कहीं हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है, हमेशा कांस्टेंट बनी हुई, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट को या कह सकते हैं ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। ऐसे परिपथ को डायरेक्ट करंट, यानी जो अपनी अवस्था में कोई चेंजेस ना लाए। अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर का है तो हमेशा 5 एम्पियर ही बना रहे और एक डायरेक्शन में बना रहे। सबसे बड़ी बात है इसकी डायरेक्शन की, कि इसकी जो दिशा होती है एक दिशा में हमेशा बनी रहे, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसके बारे में जब डीसी सर्किट पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में विस्तार से क्या नाम एनालिसिस होगा कि भाई डायरेक्ट करंट होती क्या है, उसके क्या नाम इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन आप अभी चूंकि इस टॉपिक में बस इतना ही बताया गया आपको कि मतलब डायरेक्ट करंट होती क्या है। तो डायरेक्ट करंट वही है जो हमेशा मतलब समय के हिसाब से कांस्टेंट बनी रहे, यानी उसके मान में या उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना आए, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। फिर अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है कि इसके जो मान होते हैं, यानी अगर देखा जाए, आपको मैं दिखा रहा हूं, देख रहे हैं, इसके मान में हमेशा परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे अगर यहां पे तो आप देखेंगे इसके मान में कहीं ना कहीं हर जगह परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यानी कि आप देखेंगे धीरे धीरे इसका मान जो बढ़ रहा है, फिर जो है धीरे धीरे घटना स्टार्ट, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है माइनस में आप देखेंगे तो धीरे धीरे माइनस में जो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे घटता है। यानी कहीं ना कहीं इसके मान में हमेशा परिवर्तन हो रहा है, यानी समय के हिसाब से उसके मान में, यानी जो आपकी करंट है, अगर यहाँ करंट आप ले लें 5 एम्पियर की या 10 एम्पियर जो भी ले सकते हैं आप, तो अगर ये 5 एम्पियर मैक्सिमम है तो देखेंगे कहीं कहीं घट भी रही है, यानी एक बार जो 0 हो रही है तो फिर जो माइनस में जो मैक्सिमम हो रही है फिर 0 हो रही है। तो इस तरीके से ये हमारा जो अल्टरनेटिव करंट होती है वो चलती है, यानी वो समय के हिसाब से अपने मान में हमेशा क्या करती है, परिवर्तन लाती है, या आप कह सकते हैं उसके डायरेक्शन में, उसके मैग्नीट्यूड में, दोनों में परिवर्तन होता है। और इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि अल्टरनेटिव, यानी जो मतलब हर सेकंड कहीं न कहीं अल्टरनेट हो, यानी कुछ न कुछ उसके मान में, उसके डायरेक्शन में परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव। कभी कभी इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है कि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। चूंकि अब इसके मान में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में पूरा किए गए चक्करों की संख्या, पूरा किए गए चक्करों की संख्या। चूंकि ये तो कांस्टेंट बनी हुई है, इसके ना तो मैग्नीट्यूड ना तो आप कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन कोई चेंज हो रही है, कोई नहीं चेंज हो रही थी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी वो 0 होती है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव करंट की, तो देखा पाया गया कि यह बराबर 50 हर्ट्ज इसकी जो फ्रीक्वेंसी ली गई। इस 50 हर्ट्ज पे आपके जितने भी उपकरण है, इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाले जितने उपकरण है, आपके मोटर हो गए, फैन हो गए, रेगुलेटर हो गए, आपके रेफ्रिजरेटर हो गए,
एयर कंडीशन वाला जो मतलब एसी जो जिसको बोलते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो 50 हर्ट्ज पे ही चलती हैं, 50 हर्ट्ज पर ही चलती हैं। यानी इसको डिजाइन करने के लिए यानी मोटर जनरेटर जो भी है आपको 50 हर्ट्ज पे डिजाइन किया गया है। ठीक, ये तो हो गई आपकी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना कि ये क्या चीज है, इनका स्कोप कहाँ कहाँ, ये सब आगे जो है अभी जब एसी सर्किट हम पढ़ाएंगे आपको। जैसे दो इसमें चैप्टर है, आपका डायरेक्ट करंट यानी डीसी सर्किट, दूसरा आपका होता है अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी सर्किट। यानी एसी सर्किट में आपको सिर्फ मतलब करंट के ही बारे में जानना है, यानी कि जो आपका अल्टरनेटिव करंट उसके ही बारे में कि कब लैग होगा, कब जो है लीड करेगा, कब जो है मतलब उसके बीच में कोई एंगल या कह सकते हैं कोई कोण ना हो, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी अल्टरनेटिव करंट में। और इसमें क्या है कि भाई जो आपका रेजिस्टेंस है, फिर आपका वोल्टेज है, फिर आपको रेजिस्टेंस में अगर मान के चलिए सीरीज में जोड़ते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है, समानांतर में जोड़ेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें डायरेक्ट करंट में आएंगी। ठीक ना, इसका रेजिस्टेंस जब क्या नाम सीरीज में जोड़ेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा, और समानांतर में जोड़ेंगे तो घटेगा या बढ़ेगा, सारी चीजें इसमें हैं। तो जब डीसी सर्किट हम पढ़ाएंगे आपको तब इसके बारे में पूरा आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसके बारे में आपको जब भी क्लास होगी तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक ना, इसके बाद आपका आता है जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी भी डिवाइस में अगर हम करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है जब भी क्लास होगी आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।